Online students, check your audio and video. ऑनलाइन स्टूडेंट इशिका, वंशिका, आज 12th का क्लास नहीं है. यू कैन लीव. इशिका, वंशिका, ग्रुप में मैसेज हुआ था, देखो. बाकी चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. नव्या, लुविया, तेजस, चेक योर ऑडियो. ठीक ना, स्टार्ट करेंगे. हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेस्टा आल्सो. टुडे देयर इज नो क्लास 12th क्लास. आई थिंक मैं मैसेज किया हूँ ग्रुप में, एक बार देख लेते. चेस्टा 12th का क्लास नहीं है, अकाउंट से खाली. देखना, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. इसका वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा ऑब्जेक्टिव्स का. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है. उससे पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वी विल रीड इट. वेरी इजी टॉपिक. रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. मतलब एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों जरूरी है, या प्रॉफिट क्या काम में आता है किसी भी बिजनेस के लिए. राइट. तो ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस का. हम बिजनेस कर ही क्यों रहे? We are doing business, the main objective is earning profit, but there are other objectives as well. हम पढ़े थे लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स में. प्रॉफिट तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है ना. प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ द सेवरल ऑब्जेक्टिव्स लाइक सर्वाइवल, ग्रोथ. ठीक है. और भी ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है. और जैसे इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी है. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा होता है. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही एक लौता ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का. हम बिजनेस और भी बहुत वजह से करते हैं, और भी बहुत ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस करने का. बट आउट ऑफ द ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है. क्लियर है. तो प्रॉफिट का क्या काम है किसी भी बिजनेस का, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. राइट. तो सबसे पहला सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब है कोई भी बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक हम तभी चला पाएंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा. ऑब्वियस सा बात है, अगर दुकान में लॉस हो रहा होगा, बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, तो हम ज्यादा दिन तक बिजनेस रन नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो बिजनेस को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए. क्लियर है. तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रॉफिट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलता रहे, दुकान बंद ना हो, इसीलिए जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट होता रहे. अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल हम दुकान चला लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा या लॉस होगा तो हम ज्यादा दिन तक बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे. क्लियर है. तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. ठीक है. देखना, अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. थोड़ा दिन तक चल सकता है, थोड़ा दिन तक लॉस हो रहा है, चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको चलना है, बिजनेस ज्यादा दिन तक रन करना है, तो जरूरी है कि प्रॉफिट होना चाहिए. क्लियर है. तो बिजनेस कैनॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट. एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन. प्रॉफिट जरूरी है, जो भी हमारा जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है. और प्रॉफिट नहीं होगा तो जो भी बिजनेस का या बिजनेसमैन का नीड्स है वो पूरा नहीं हो सकेगा. क्लियर है. तो पहला पॉइंट है, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. क्लियर है. नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. अगर हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नए नए लोकेशंस में बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं,
सोच लो पहले छोटा सा दुकान था, अभी एक शोरूम बनाना चाहते हैं हम लोग। तो ये सब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने के लिए प्रॉफिट इज एसेंशियल, राइट। अगर हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ सर्विसेज देना चाहते हैं, नए नए लोकेशंस में बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम एक्सपैंड एंड ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का ही पैसा तो बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है, प्रॉफिट का पैसा ही बिजनेस में वापस से लगाया जाता है बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए। क्लियर है। आज जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए लगाकर मैं बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब हर साल इसमें जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, उस प्रॉफिट को वापस से इसी बिजनेस में मैं री इन्वेस्ट करता जाऊंगा, इसी बिजनेस में वापस से लगाता जाऊंगा, तभी तो ये बिजनेस ग्रो एंड एक्सपैंड हो सकेगा। वरना जो पैसा कमाऊंगा अगर वो खर्चा कर दूंगा तो उससे क्या होगा, हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। समझ रहे हो। आज मैं 5 लाख रुपए लगा के दुकान स्टार्ट किया, पहला साल 2 लाख रुपए कमाया, अगर 2 लाख रुपए उड़ा दूंगा तो वही 5 लाख का 5 लाख में रह जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 2 लाख को वापस से बिजनेस में यूज करूंगा तो बिजनेस में 7 लाख रुपए रहेगा मेरे पास यूज करने के लिए। नेक्स्ट ईयर 3 लाख कमाया तो 10 लाख रहेगा बिजनेस में यूज करने के लिए, राइट। सबका बिजनेस जो है कैसे ग्रो एंड एक्सपैंड होता है, प्रॉफिट से ही ग्रो एंड एक्सपैंड होता है, ठीक है। आज तुम्हारे पेरेंट्स का जितना भी बड़ा बिजनेस है वो उतने बड़े से स्टार्ट कभी नहीं हुआ था, स्टार्ट तो छोटे रूप में हुआ होगा। आज वो जो भी लेवल पे है, वो लेवल पे कैसे पहुंच पाया है, उस बिजनेस से जो भी पैसा कमाया गया है, जो भी प्रॉफिट कमाया गया है, उस पैसे को वापस से उसी बिजनेस में लगा दिया गया है, री इन्वेस्ट कर दिया गया है उसी बिजनेस में। क्लियर है। तो कोई भी बिजनेस का ग्रोथ का सबसे मेन क्राइटेरिया है कि उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस प्रॉफिट को वापस से हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस ज्यादा जल्दी ग्रो एंड एक्सपैंड करेगा। क्लियर है। देखना, द बिजनेस इज एक्सपैंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं तभी हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। When profit is large, a part of the profit can be reinvested. जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट का एक पार्ट हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब समझ गए, ग्रोथ, है ना। एंड डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, इफ एनीवन कैन टेल इंग्लिश में। हाँ हाँ, डाइवर्स मतलब और नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे सोच लो, जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं एक वैरायटी का प्रोडक्ट बेचता था, अब धीरे धीरे करके मैं बहुत सारा प्रोडक्ट्स ऐड कर दिया, बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैं बेचता हूँ या बहुत सारा वैरायटी ऑफ सर्विसेज में देता हूँ, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज ऐड करना, नए नए फील्ड्स में एंटर करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे जब मैं टीचिंग शुरू किया, लेट से मैं सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता था, ठीक है। 2018 में आई हैव स्टार्टेड, मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता था, ठीक है, वो भी सिर्फ सीबीएसई अकाउंट्स, ठीक है। धीरे धीरे करके आई हैव स्टार्टेड इन 2020 आई हैव स्टार्टेड टीचिंग बीएसटी आल्सो, ठीक है। देन after some time I have started teaching BCom students also, then after some time I have started CHSC students also। तो ये जो नए नए लोगों को मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, नए नए सब्जेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है नए नए गुड्स, नए नए सर्विसेज ऐड करते जाना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी काम है उसको हम एक्सपैंड कर पाएंगे, उसको हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, कब, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो, राइट। प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये, राइट। बट मैं तुमको बताता हूँ, चलो ये बुक के हिसाब से तो ठीक है ना, बुक के हिसाब से बात सही है कि प्रॉफिट चाहिए
फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। बट आज के दिन में जो स्टार्टअप्स हैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से ये लोग काम करते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना हमारे बुक में, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक पुराना तरीका है बिजनेस करने का, ठीक है। आज के दिन में लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ जोमेटो, ठीक है। जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। जोमेटो जो है स्टार्ट हुआ होगा ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 ईयर्स हो गया होगा जोमेटो स्टार्ट हुए को, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया होगा कुछ ना कुछ। जोमेटो ना लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, एग्जैक्ट आई डोंट नो, 2015 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी जोमेटो ना 2025 में पहली बार बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ था, पता है। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था 2025 में। 2015 से लेके 2024 तक हर साल जोमेटो को जो है लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे हम जो पुराना तरीका बोल रहे हैं, पुराना तरीका तो बोल रहा है प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकेगा। जैसे हमको अभी लगा भी कि सर प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे बिजनेस चलेगा, ठीक है, दुकान तो बंद हो जाएगा, ठीक है। बट जो नए दौर के स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रेज करते हैं। जैसे तुम यू मस्ट हैव सीन शार्क टैंक इंडिया, देखो शार्क टैंक इंडिया देखो। तो शार्क टैंक इंडिया क्या है, कंपनी जो इनिशियल स्टेजेस पे है उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेट्स से लॉस भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी यू मस्ट हैव सीन इन शार्क टैंक आल्सो कि उन लोग बोलते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉस, अभी लॉस हो रहा है, अभी प्रॉफिट होना शुरू नहीं हुआ है। फिर भी उन लोग क्या करते हैं, कंपनी का कुछ परसेंट देकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर से लेते हैं, ठीक है। कंपनी का 10% स्टेक देकर 10% ओनरशिप किसी को दे दिए और उसके बदले लेट से 10 करोड़ रुपया मिला। इस 10 करोड़ रुपए से जो है जोमेटो एक्सपेंशन कर रहा है इतने सालों तक, ठीक है। कमा के नहीं कर रहा, ठीक है, कमा के करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, वो पुराना तरीका है, ठीक है। कितना ही कमा लोगे 1 साल में 2 साल में, उस पैसे को वापस लगा लगा कितना ही ग्रोथ एंड एक्सपैंड कर लोगे, ऐसा करने में 50 साल 100 साल लग जाएगा, ठीक है। बट नए दौर के जो स्टार्टअप्स हैं वो लोग क्या करते हैं, मनी रेस करते हैं इनिशियल लेवल पे, और वो इनिशियल लेवल का मनी को यूज करके ह्यूज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करते हैं। भले लॉस होता रहे, उनका फोकस प्रॉफिट कमाने पे नहीं है। पहला 10 साल जोमेटो का फोकस नहीं था कि पहला 10 साल हम प्रॉफिट कमाएं। जोमेटो का फोकस था कि 10 साल में इंडिया के हर एक कोने तक पहुंच जाए, हर एक एरिया में जोमेटो का सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाना फिर बहुत आसान है। अगर मैं एक ऑर्डर में 10 रुपया बढ़ा दूं तो कंपनी में करोड़ों का प्रॉफिट 1 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा ऑर्डर है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जोमेटो अवेलेबल है, हमारे बरगढ़ में भी जोमेटो अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना सारा ऑर्डर्स होता है पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, हर ऑर्डर पे जोमेटो 5 रुपया बढ़ा दिया तो ज़्यादा कस्टमर को उतना फर्क नहीं पड़ेगा 5 रुपया बढ़ जाने से, लेकिन जोमेटो का प्रॉफिट जो है वो करोड़ों रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो नए दौर के स्टार्टअप्स हैं वो जानते हैं कि अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो गया तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल वे है वो क्या बोलता है, प्रॉफिट अगर हुआ तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, समझ में आ रहा है। तो आज हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए यही एप्लीकेबल है कि प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट के पैसे को बिजनेस में वापस से लगाएंगे तो बिजनेस ग्रो एंड एक्सपैंड करेगा, ठीक है। बट इन मेट्रो सिटीज न्यू एज कंपनीज डज नॉट थिंक लाइक दिस। बड़े कंपनी आजकल ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो गया, अगर हम हर एक लोकेशन तक पहुंच गए तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, प्रॉफिट कमाने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो गया तो, समझ में आ रहा है। तो दे आर डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग नाउअडेज। व्हाट वी आर रीडिंग इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। आज हमारे जैसे ये हमारे पेरेंट्स का वे ऑफ डूइंग बिजनेस वही है कि पहले प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट को यूज करेंगे बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लाने के लिए, ठीक है।
बट न्यू एज कंपनीज थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये। कोई भी बड़ा कंपनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्टअप में, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जीरोधा हो गया, ओला हो गया, ठीक है, सारे कंपनीज इनिशियल ईयर्स में लॉसेस इनकर किए हैं, स्टार्टिंग सालों में लॉसेस हुआ है उनको, बट द फोकस वाज नेवर टू अर्न प्रॉफिट, द फोकस इज ऑलवेज टू रीच एवरी प्लेस, हर एक जगह तक पहुंचना उनका ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, क्लियर है। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट मोनोपोली फर्स्ट, पहले मोनोपोली क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है। आज जोमेटो का ऑलमोस्ट मोनोपोली है, एक स्विगी उसका कॉम्पिटिटर है थोड़ा, बाकी और कोई कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है, छोटे मोटे कॉम्पिटिटर हैं बट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आज अगर किसी को मेट्रो सिटीज में ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके पास मेनली दो ही बड़ा ऑप्शन होता है, एक हो गया या तो जोमेटो से ऑर्डर करेगा या स्विगी से ऑर्डर करेगा, ठीक है। बट अगर स्टार्टिंग दिनों में ही जोमेटो प्रॉफिट के बारे में सोचने लग जाता तो इतना लोकेशन तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाता और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते, जोमेटो जैसा 100 कंपनी आ जाता, तो बरगढ़ में कोई ऑर्डर प्लेस करा उसके पास 20 ऑप्शन है, तो 20 ऑप्शन होगा तो फिर जोमेटो में ऑर्डर प्लेस करने का रेशियो कम हो जाएगा बहुत, बट अगर दो ही लोग होंगे तो फिर रेशियो हाई होगा, किसी में से एक से तो करना ही पड़ेगा तुमको ऑर्डर प्लेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट मोनोपोली फर्स्ट, देन ऑर्डर तो अपने आप आ ही जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा, तो हम तो ट्रेडिशनल तरीका ही पढ़ेंगे जो हमारे बुक में दिया है, वो तो मैं एक्स्ट्रा बताया तुमको क्योंकि ये गलत पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, आज के दिन के हिसाब से बोलूँ तो, ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ठीक है, आज के दिन ऐसा सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या बोल रहा है, बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, दैट शोज कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है, बिजनेस में परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। आज जैसे हमारा परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स दैट वी स्कोर, राइट। आज अगर तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो मुझे जानना है या मुझे समझना है अभी कि तुम कैसे स्टूडेंट हो, तो आई विल आस्क यू कि 10th में कितना मार्क्स आया है सीबीएसई में, राइट। इफ समवन इज सेइंग कि आई हैव स्कोर्ड 96% और 95%, then I will think that he or she is a good student. But if someone is saying I have scored 60%, then I will assume that the student is not that good in studies, ठीक है। तो हमारा हम अच्छे हैं कि बुरे हैं पढ़ाई में, वो मेजर्ड होता है हम कितना मार्क्स लाए इस बात से, राइट। सिमिलरली बिजनेस अच्छा है कि खराब है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि खराब परफॉर्म कर रहा है, ये किस बात से जज होता है, बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट द बिजनेस अर्न्स, क्लियर है। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, एफिशिएंट है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस एफिशिएंट नहीं है, क्लियर है। देखना, प्रॉफिट इंडिकेट्स whether a business is being managed efficiently or not, बिजनेस को अच्छे से चलाया जा रहा है या फिर नहीं, ये किससे पता चलेगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये बात पता चलता है प्रॉफिट से, ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। हायर प्रॉफिट, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब बिजनेस अच्छे से मैनेज हो रहा है, बिजनेस को अच्छे से रन किया जा रहा है, और अगर लॉस हो रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इट शोज दैट कि बिजनेस उतने अच्छे से रन नहीं हो रहा, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ऑब्वियसली अ बिजनेसमैन हैज टेकन अ रिस्क बाय डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ रिस्क, हम पढ़े हैं पहले डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो बिजनेस में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, रिस्क का मतलब था बताया था चांसेस ऑफ लॉस, नुकसान होने का चांस इज कॉल्ड एज रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, बिजनेस में हमेशा एक नुकसान होने का चांस होता है, और बिजनेसमैन जो रिस्क लिया है बिजनेस करने का, उस रिस्क के बदले उसको जो इनाम मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज
प्रॉफिट्स। क्लियर है? देखना, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। रिस्क लेने के नाम का या रिस्क लेने के वजह से जो रिवॉर्ड मिल रहा है बिजनेसमैन को, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, राइट? बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली हर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है उसमें पैसा लगाता है, क्या सोच के लगाता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट एंड रिस्क का डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क जो है हमेशा आपस से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस होगा, है ना? हायर द रिस्क हायर विल बी द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम अगर थोड़ा रिस्क लेंगे तभी चांसेस है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, राइट? तो ऑब्वियसली हमेशा एक पर्सन को थोड़ा उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम हमेशा सेफ रहना चाहते हैं, हम कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते, तो हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो वी शुड ऑलवेज विलिंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क। हमको हमेशा एक छोटा मोटा रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा बड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितना हमारा नहीं है कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, राइट? बट जितना हमारा कैपेसिटी अलाउ करता है हमको, कम से कम उतना जो रिस्क है हमको जरूर लेना चाहिए हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, राइट? तो किसी भी बिजनेस का गुडविल मतलब नेम, फेम, रेपुटेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस का गुडविल डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है उस बात पे। बेसिकली गुडविल इज जज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द बिजनेस अर्न्स। ठीक है, और गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा गुडविल हाई होगा तो हम किसी से लोन लेने जाएंगे ना, हमको लोन मिलेगा। लेकिन अगर गुडविल खराब होगा तो हम लोन लेने जाएंगे तो हमको किसी से लोन भी नहीं मिलेगा, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं अगर सोच लो एसबीआई बैंक जाऊं और बैंक वाला को बोलूं 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक वाला मुझे 10 करोड़ का लोन नहीं देगा, भगा देगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर सोच लो मुरली कृष्णा जी जाएं विकास के और बोलें कि 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो उनको आराम से बैंक 10 करोड़ का लोन दे देगा। जबकि ज्यादा जरूरत उनको नहीं है, ज्यादा जरूरत तो मुझे है ना, उनको कहाँ जरूरत है पैसे का। बट स्टिल ही विल गेट द मनी, बट आई विल नॉट गेट द मनी। द रीजन इज ओनली गुडविल। मेरा इंटेंशन थोड़ी कि मैं पैसा नहीं दूंगा, या मैं ये थोड़ी बोला हूं, या मेरे दिमाग में थोड़ी लिखा है कि मैं पैसा नहीं देने वाला हूं। बट मेरा नेम, फेम, रेपुटेशन नहीं है इतना, मेरे बिजनेस का उतना एसेट्स नहीं है मेरे बिजनेस में इतना, और मेरा नेम फेम उतना नहीं है कि कोई मुझे 10 करोड़ का लोन दे। ठीक है, हाँ 1 लाख का मांगूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन 10 करोड़ का मांगूंगा तो मे बी नहीं मिलेगा, राइट? तो बेसिकली किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेम फेम होगा, गुडविल होगा, तो वो हेल्प करेगा हमको मनी रेज करने में। ठीक है, क्लियर है ये? देखना, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज अ बेटर रेपुटेशन। एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी का हमेशा रेपुटेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हम सुनेंगे मुरली कृष्णा जी को पैसा मिलेगा कि नहीं, तो हम सबको ही बोले एक बार में पैसा मिल जाएगा। क्या सोच के हम बोले? हमको पता है उतना पैसा कमा रहे हैं साल में कि बैंक भी 2 बार सोचेगा नहीं लोन देने से पहले, क्योंकि बैंक को भी पता है पैसा आ जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे पैसा देने से पहले बैंक सोच रहा है कि पैसा दे या नहीं दे, क्योंकि हो सकता है पैसा डूब जाए, राइट? बिल्कुल कोलेट्रल लेंगे, लेकिन कोलेट्रल लेने के बावजूद भी मैं कितना कोलेट्रल दे पाऊंगा पहले तो इस बात पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं 10 करोड़ का लोन ले रहा हूं तो मेरे पास 15 करोड़ का कम से कम एसेट होना चाहिए गिरवी देने के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा इनकम भी तो इतना होना चाहिए कि मैं वो लोन का पैसा चुका सकूं। सिर्फ कोलेट्रल होने से भी नहीं होगा। मेरे पास 15 करोड़ का जमीन है और मैं उसको गिरवी रखना भी चाहता हूं, तो भी बैंक मुझे 10 करोड़ का लोन नहीं देगा। रीजन,
मैं 10 करोड़ रुपया कमा ही नहीं रहा हूं कि मैं उतना पैसा वापस कर पाऊंगा। मैं उतना पैसा, मेरे कमाई ही नहीं है मेरे बिजनेस में उतना कि मैं उतना पैसा रिटर्न कर सकूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो 10 करोड़ रुपया बैंक मुझे दिया, 10 साल में वापस करने बोलेगा बैंक, तो 1-1 करोड़ रुपया हर साल वापस करना है प्लस सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख वापस करना है पकड़ के चलो साल का। मेरे बिजनेस में कमाई 50 लाख है सोच लो, तो मैं 1 करोड़ 20 लाख तो वापस ही नहीं कर पाऊंगा ना, समझ रहे हो। तो ओनली एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, या ओनली गिविंग कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब समझते हो गिरवी देना, मॉर्गेज देना इज नॉट सफिशिएंट। हमारा प्रॉफिट भी उतना बिजनेस का होना चाहिए। ठीक है, देखना, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज अ better reputation in the market as compared to companies which are running in loss. The rate of earning of profit helps in creating goodwill. जिसका प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका बिजनेस का गुडविल भी ज्यादा होता है। गुडविल मतलब नेम, फेम, रेपुटेशन। ठीक है, द कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन्स एंड ऑब्टेन क्रेडिट। उनको उधारी भी मिलता है और उनको जो है लोन भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉइज, अच्छे एम्प्लॉइज जो हैं वो भी कहाँ काम करना चाहेंगे, प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज में। ठीक है, आज कोई एम्प्लॉय सोच रहा है मेरे यहाँ पे जॉब करेगा कि विकास में जॉब मिल रहा है तो विकास में करेगा, तो ही विल सिलेक्ट विकास ओवर मी बिकॉज ही नोज दैट द गुडविल एंड द नेम एंड फेम ऑफ विकास इज मच हायर देन मी। ठीक है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज भी हमेशा बड़े कंपनी में, प्रॉफिट अर्निंग कंपनी में काम करना चाहते हैं। क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक और रीजन भी, अगर मैं लॉस हो रहा है मेरे बिजनेस में, सैलरी कैसे दूंगा, कम दूंगा एक तो, या तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि मार्च में आएगा सैलरी लेने में, बोलूंगा अभी तो नहीं है नेक्स्ट महीना ले लेना, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज है वो अच्छा सैलरी देगा, टाइमली सैलरी देगा। राइट, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। क्लियर होगा ये प्रॉफिट का क्या रोल है एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये एक पार्ट खत्म हुआ चैप्टर का। अब एक सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है चैप्टर का, बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, देखना, तो यहाँ पे एक टेबल हम देख सकते हैं, मेनली इतना पढ़ना है हमको, ये अभी बचा हुआ पेंडिंग टॉपिक है चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये टेबल जो है इसको पूरा पढ़ना है हमको। क्या क्या दिया देखना, 2 टाइप का एक्टिविटी है, एक इंडस्ट्री हो गया, दूसरा कॉमर्स हो गया। हम अभी कॉमर्स नहीं पढ़ रहे, कॉमर्स को छोड़ दो। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मेनली 3 टाइप का होता है, आई थिंक पढ़े भी होगे, क्लास 9-10 में कहीं पे होगा, था 10th में होगा शायद। हाँ वो, हाँ टर्शरी सेक्टर पढ़े थे ना, तो जो सेक्टर पढ़े थे वही ऑलमोस्ट वैसा ही है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप का इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर फिर कुछ टाइप्स है, सेकेंडरी, टर्शरी, सबका अपना अपना टाइप्स है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री वाला पार्ट, तीनों इंडस्ट्री पढ़ेंगे। व्हेन द इंडस्ट्री पार्ट इज कंप्लीटेड देन वी विल स्टार्ट द कॉमर्स पार्ट। ठीक है, क्लियर है। देखना, business activities can be classified on various bases. The common basis of classification is the basis of function. Function मतलब काम, काम के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं। मेनली 2 टाइप का एक्टिविटी है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नाम से पता चल रहा है, इट इज कन्वर्टिंग सम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल into some kind of finished products is called as industry. ठीक है, देखना, industry refers to an activity that converts raw material into useful products, right? So basically converting the raw material into finished products, finished goods is called as industry. Industry includes activities related to production and processing as well as activities related to rearing and reproduction of animal and other living species. ठीक है, तो it does not mean only production, it is also related to animal and other species, reproduction and
रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड स्पेसिस। क्लियर है? देखना, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड, देखना ये एक अलग ही चीज बताया है, मे भी नहीं पता होगा तो, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो इंडस्ट्री एक तो समझ गए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना, उनको इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री वर्ड एक और जगह भी यूज करते हैं, कहां पर? बहुत सारे ग्रुप ऑफ बिजनेस को मतलब संबोधित करने के लिए, जो लोग क्या करते हैं, सिमिलर और रिलेटेड गुड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे रिलायंस है, रिलायंस जियो क्या करता है, टेलीकॉम सर्विस देता है, ठीक है। एयरटेल सेम काम करता है, वोडाफोन सेम काम करता है, अब बंद हो गया वोडाफोन आइडिया, सेम काम करता था, ठीक है। तो जो रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री वर्ड जो है वो यूज होता है एक ग्रुप ऑफ बिजनेस को बताने के लिए जो कि सेम टाइप का काम करता है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे संस्कार, विकास, वैदिक, केवी, रोटरी, इन सबको बोलेंगे एजुकेशन इंडस्ट्री। मतलब इन सब का काम है क्या, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है? तो इंडस्ट्री वर्ड जो है एक ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी डिनोट करने के लिए बोला जाता है जो कि सिमिलर एक्टिविटीज कर रहा है, सिमिलर गुड्स, सिमिलर सर्विसेज दे रहा है, उन सारे बिजनेस को मिलाकर उनको इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? देखना, द टर्म इंडस्ट्री, फिर से रीड कर रहा हूं, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो ग्रुप ऑफ फर्म जो कि सेम टाइप का गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं या देते हैं, उन लोगों को भी हम इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जो कपड़े का काम करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सीमेंट इंडस्ट्री, जितने भी सीमेंट बनाते हैं, अल्ट्राटेक हो गया, ठीक है, एसीसी हो गया, ठीक है, और जितना भी आता है सीमेंट, सबको मिलाकर वी विल कॉल इट एज सीमेंट इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्री एक दो डेफिनेशन इंडस्ट्री का, पहला डेफिनेशन हुआ ये वाला, जो कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करते हैं, उनको तो इंडस्ट्री बोलेंगे ही। दूसरा, जो सिमिलर टाइप का एक्टिविटीज करते हैं, सिमिलर टाइप का गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको भी मिलाकर इंडस्ट्री बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इंडस्ट्री कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, ठीक है। तो अब जो इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसका टाइप्स है, ठीक है। ये वाला इंडस्ट्री का 3 टाइप है, ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये ओवरऑल डायग्राम है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, दैट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? देखना, तो नाम से पता चल रहा है जैसे प्राइमरी सेक्टर पढ़े हो उसी जैसा ही है, जो कि रिलेटेड है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज या रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस से, रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस से, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। देखना, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are concerned with extraction, एक्सट्रैक्शन मतलब कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जांपल दो, क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि माइनिंग, कोल है ना, कोल माइनिंग हो गया, और ठीक है, लकड़ी, चलो आगे देखते हैं किसमें आएगा, मतलब बेसिकली जंगल से लकड़ी काटना, तो ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें आ सकता है क्या, देखते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिव में भी नहीं, मतलब प्राइमरी में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में ना,
हाँ, कोई भी चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, एक हो गया, तुम जो जितना ही बोले सब नेचुरल रिसोर्सेज का बोले, थोड़ा सा इसका नहीं बताए, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस का। हाँ, ह्यूमन हस्बेंड्री का, पोल्ट्री फार्मिंग होता है जैसे, फिशिकल्चर होता है जैसे, सुने हो, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिकल्चर, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, ठीक है। तो दो चीज आता है, एक आता है नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, और दूसरा रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, ठीक है। दिस इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। एक है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक, ठीक है। एक बार पहले लिखेंगे दोनों, फिर उसके बाद समझेंगे। दोनों इजी है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक के बीच में, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट राइट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, लिखा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री are those which involve in extracting कहते, which involve in extracting something from natural resources such as minerals from earth, fish from rivers, timber from forest, etc. ठीक है, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एटसेट्रा। The products of extractive industry, the products of extractive industry the products of extractive industry becomes raw material for other industries. ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिविंग स्पेसेस, ठीक है। अब उसमें दो है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव स्पेसिफिकली क्या चीज है, एक्सट्रैक्टिव का मतलब है कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई चीज निकालना, ठीक है, कहाँ से, आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे ये तो माइनिंग बताए, कोल निकालना फ्रॉम द अर्थ या कोई और मिनरल्स निकालना फ्रॉम द अर्थ इज वन एक्सट्रैक्टिव। सेकेंड, रिवर से, पॉन्ड से फिश, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टिव। नेक्स्ट, जैसे बताया लकड़ी निकालना जंगलों से, ठीक है, जंगल काट के लकड़ी निकालना, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, टिम्बर इज बेसिकली वुड, है ना, वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव का सिंपल सा मतलब है, नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रैक्टिव मीन्स एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज निकालना, कहाँ से, आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अर्थ, रिवर्स,
फॉरेस्ट, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेस से अगर हम कुछ निकाल रहे हैं जैसे कि मिनरल्स, फिश या टिम्बर, ये सब एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। क्लियर है? अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, देखना लिखेंगे और फिर समझेंगे कैसे एक्सट्रैक्टिव से अलग है जेनेटिक। ठीक है, देखना द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन the industry is involved in the activities of rearing and breeding of living species, rearing and breeding of living species like birds, plants, animals, etc. For example, rearing of cattle for milk, dairy farms, poultry farms, rearing of plants in nursery, example, हाँ, rearing of plants in nursery. Next, growing fish in ponds, फिशिकल्चर बोलते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, जस्ट लाइक अदर लिविंग स्पेसिस, प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग स्पेसिस, है ना। तो द वर्ड रियरिंग कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर सारा एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पेसिस। कोई भी लिविंग स्पेसिस को पालना पोसना, रियरिंग ब्रीडिंग, पालना पोसना, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे कैटल, काउ, बफेलो, इन सबको रियरिंग करना फॉर मिल्क, डेयरी फॉर्म्स लोग करते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं। पोल्ट्री फॉर्म्स पता है क्या होता है? पोल्ट्री फार्म जैसे, हाँ, हेन्स, मुर्गी लोग को पालते हैं, है ना। ठीक है, फॉर एग एंड देन सेलिंग द हेन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रेयरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरीज में प्लांट को बड़ा किया जाता है, आगे बेचते हैं उसको। ठीक है, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, जानबूझ के छोटे छोटे तालाब बना के उसमें फिश पालना, दैट इज फिशिकल्चर। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एक्सट्रैक्टिंग फिश फ्रॉम द रिवर एंड रेयरिंग ऑफ फिश इन अ आर्टिफिशियल पॉन्ड। ठीक है, तो फिश जो है दोनों जगह आ रहा है। अगर फिश नेचुरली ग्रोन है, हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पॉन्ड्स, रिवर्स जो कि नेचुरल है, हम वहाँ से खाली एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फिश का, देन डेट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन हम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर हम वहाँ पे फिश जो है वो रियरिंग कर रहे हैं, पाल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं फिश को, देन दैट इज बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है? तो फिशिकल्चर इज वेरी बिग बिजनेस, यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रूम से छोटे आधे आधे साइज के पॉन्ड्स बनते हैं
और उसमें फिश को ग्रो किया जाता है, पानी भर के फिश को ग्रो करते हैं, फिश बढ़ाने से फिर आगे बेचते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल फिशिंग हो गया, बेसिकली आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के, फेमसली कॉल्ड एज फिशिकल्चर, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, जेनेटिक में आएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल था नेचुरल पॉन्ड है या रिवर है, वहां से हम फिश निकाल रहे हैं, देन दैट इज एक्सट्रैक्टिव। क्लियर है ये? तो यू कैन सी एक्सट्रैक्टिव इज बेसिकली रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन या फिर रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पेसिस। लिविंग स्पेसिस का रियरिंग ब्रीडिंग जेनेटिक में आता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है दैट कम्स अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो दिस इज द फर्स्ट वन, जेनेटिक इंडस्ट्री। दो चीज आता है इसके अंदर, एक आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज एक्सट्रैक्टिव, और दूसरा आ गया रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, ये हो गया जेनेटिक। क्लियर है? सेकेंड आता है नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो निकला आउटपुट उसको यूज करता है कुछ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लकड़ी को यूज किया जा रहा है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, यूजिंग टिम्बर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को यूज करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस हुआ उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है और उससे फिनिश गुड्स बनाता है, ठीक है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इन सबको हम आगे रिफाइन करके उससे कुछ और प्रोडक्ट्स बनाते थे। पेट्रोलियम से अलग अलग चीज बनता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, किरोसिन हो गया, सब तो एक ही चीज से बनता है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे बनाया जाता है, इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर है? देखना, द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर का माइनिंग होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, लेकिन आयरन ओर से स्टील बनाना इज डन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टिम्बर प्रोड्यूस होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, बट टिम्बर से फर्नीचर बनाना कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर है? नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे प्राइमरी का दो है, सेकेंडरी का भी दो है। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर फिर चार टाइप है, ठीक है, और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो यहां तक रुकेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर रहे अभी, ठीक है, क्योंकि फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी सारा है, चार टाइप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ से टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है तो देखो। Online students, if you have any doubt, you can ask, or else you can leave